स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने तटस्थता वक्र की अवधारणा तथा उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत करेंगे। विद्यार्थियों, तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत हम उपभोक्ता का संतुलन देख रहे हैं। तो एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब अपनी रुचियों और दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई होने पर वह अपनी आय को दो वस्तुओं में खरीदने में इस ढंग से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। विद्यार्थियों, जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही होती है तो इसका मतलब ये है कि वह वस्तुओं के ऐसे संयोगों को क्रय कर रहा है जिसमें उसे अब कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों, हम यहाँ तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन का विवेचन दो वस्तुओं के संदर्भ में करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम उपभोक्ता संतुलन के लिए तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत कौन सी मान्यताएं निहित हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, जिसका मतलब यह है कि उपभोक्ता अपने संतोष को अधिकतम करना चाहता है। अगली बात है कि उपभोक्ता के पास एक दिया हुआ उदासीनता मानचित्र है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि उदासीनता मानचित्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित अनेक तटस्थता वक्रों को व्यक्त करता है और तटस्थता मानचित्र उपभोक्ता के अधिमान क्रम स्केल ऑफ प्रेफरेंस को प्रदर्शित करता है। तो उदासीनता मानचित्र उपभोक्ता के लिए दिया हुआ है, उसकी मौद्रिक आय दी हुई और निश्चित है, दोनों वस्तुओं की कीमतें भी दी हुई और स्थिर हैं और दोनों वस्तुओं की इकाइयाँ समरूप तथा विभाज्य हैं। इसका मतलब है कि X वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ एक जैसी हैं और Y वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ भी एक जैसी है और प्रत्येक वस्तु पूर्णतः विभाज्य है, परफेक्टली डिविजिबल है। अब विद्यार्थियों, उपभोक्ता के संतुलन को हम ज्ञात करें उससे पहले हम बजट रेखा की धारणा को समझ लेते हैं, क्योंकि हमें उपभोक्ता संतुलन को ज्ञात करने के लिए उपभोक्ता के अधिमान मानचित्र और बजट रेखा को हम एक ही डायग्राम में दिखाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तटस्थता वक्र तो उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जो उसे समान संतुष्टि देते हैं और तटस्थता मानचित्र में अनेक तटस्थता वक्र दिए हुए होते हैं। जहाँ तक बजट रेखा की बात है, इसको हम कीमत रेखा भी कहते हैं। तो बजट रेखा उपभोक्ता की दी हुई आय एवं वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करती है जिन्हें उपभोक्ता खरीद सकता है। कहने का मतलब ये है कि बजट रेखा के अंतर्गत उपभोक्ता की आय है वह निश्चित है और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं। इसको हम बीजगणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं: Px × Qx प्लस Py × Qy इक्वल टू
M। विद्यार्थियों, यहाँ M उपभोक्ता की आय है, Px x वस्तु की कीमत है, Qx x वस्तु की मात्रा है, Py y वस्तु की कीमत है, Qy y वस्तु की मात्रा है। अब यदि हम इसको एक इस समीकरण को हम y के रूप में सॉल्व करें तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, y इक्वल टू m डिवाइड बाई पी वाई माइनस पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई इंटू एक्स। विद्यार्थियों, यहाँ मैंने क्यू वाई की जगह y लिख दिया है और क्यू एक्स की जगह x लिखा है। तो अब इस समीकरण में विद्यार्थियों ये जो पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई ये जो है ये बजट रेखा के ढाल को, स्लोप को व्यक्त करता है। और यहाँ आप समीकरण में देख रहे हैं कि पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो बजट रेखा का जो स्लोप है वह ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर विद्यार्थियों जो m डिवाइड बाई पी वाई ये जो है ये बजट रेखा के y अक्ष पर अंतःखंड को, इंटरसेप्ट को व्यक्त करता है, जिसका मतलब है कि उपभोक्ता यदि अपनी पूरी आय को y वस्तु पर खर्च कर दे तो वह y की कितनी मात्रा क्रय कर पाएगा। तो हम बजट रेखा को एक चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट रेखा का चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 2 लिया हुआ है, पी वाई इक्वल टू 5 और m इक्वल टू 20, यानी उपभोक्ता की आय हमने 20 रुपये ली है। अब यदि इस पूरी आय को उपभोक्ता x वस्तु पर ही व्यय करेगा तो वह x वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीद सकता है, और y वस्तु पर ही व्यय करेगा केवल तो वह y वस्तु की 4 इकाइयाँ व्यय कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं। इसलिए m n ये दो बिंदु बजट रेखा को व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि एम एन लाइन पर स्थित समस्त बिंदु, चाहे वो ए है या ई है, इन सभी बिंदु को उपभोक्ता दी हुई आय और दी हुई कीमतों पर प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थियों, एम एन बजट रेखा के बाईं ओर स्थित सभी बिंदु उपभोक्ता को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन बजट रेखा के दाईं ओर स्थित बिंदु उसके लिए प्राप्य नहीं है। जैसे H पॉइंट है, H बिंदु को उपभोक्ता दी हुई आय और दी हुई कीमतों के अधीन प्राप्त नहीं कर सकता। अब विद्यार्थियों, बजट रेखा हमने यहाँ दिखाई हुई है, लेकिन यदि उपभोक्ता के लिए वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाए या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो बजट रेखा में भी परिवर्तन हो जाएगा, जिसको हम आगे चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। मैं यहाँ केवल आपको x वस्तु में होने वाली परिवर्तन से बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा उसको यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूल बजट रेखा है वह है BL। ये B बिंदु है, यहाँ पर आप देखिए ये B बिंदु है और ये L बिंदु है। उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और X और Y वस्तु की दी हुई कीमतों के अधीन इस BL रेखा पर स्थित सभी संयोगों को खरीद सकता है। अब यदि विद्यार्थियों X वस्तु की कीमत यदि घट जाती है, Y की कीमत स्थिर रहती है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, तो बजट रेखा परिवर्तित होकर BL डैश हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अब उपभोक्ता X वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। यदि X वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो बजट रेखा बाईं तरफ आएगी और ये
L डबल डैश ये हो जाएगी, क्योंकि कीमत बढ़ जाने पर उपभोक्ता दी हुई आय और Y वस्तु की दी हुई कीमत के अधीन X वस्तु की कम मात्रा ही खरीद सकता है। तो यहाँ मैंने X वस्तु के लिए कीमत में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में परिवर्तन दिखाया है। इसी प्रकार हम Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी बजट रेखा में किस प्रकार परिवर्तन होगा वो भी देख सकते हैं। अब यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो बजट रेखा में किस प्रकार परिवर्तन होगा। विद्यार्थियों, यहाँ हमने X वस्तु और Y वस्तु दोनों की कीमतों को स्थिर मानते हुए केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में होने वाले परिवर्तन को दिखाया है। अगर आय बढ़ जाती है तो बजट रेखा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और यदि आय घट जाती है तो बजट रेखा बाईं तरफ नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो शिफ्ट है, ये जो परिवर्तन है वह समानांतर होगा, क्योंकि यहाँ हम X वस्तु और Y वस्तु दोनों की कीमतों को स्थिर मान रहे हैं। विद्यार्थियों, अब हमने तटस्थता मानचित्र हम पहले ही देख चुके हैं और बजट रेखा को भी हमने देख लिया है। अब हम उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को स्पष्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, उपभोक्ता संतुलन की शर्तों हम जब देख रहे हैं तो उपभोक्ता संतुलन में उस समय होता है जब उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो रहा होता है। तो उपभोक्ता को तटस्थता वक्र विश्लेषण में अधिकतम संतोष कब प्राप्त होगा, वह इन शर्तों को पूरा करेगा, तभी उसे अधिकतम संतोष प्राप्त होगा। तो इसकी संतुलन की पहली शर्त है बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। उदासीनता वक्र मतलब तटस्थता वक्र को स्पर्श करे। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संतुलन बिंदु पर तटस्थता वक्र का जो ढाल है वह बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए। यानी बजट लाइन है वह इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए, जिसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं MRS(XY) = P / Y। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप ऐसे समझें। अब जो PX / PY ये दोनों वस्तुओं का कीमत अनुपात है जो कि बजट रेखा का ढाल है, और इधर ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है X वस्तु की Y वस्तु के लिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y। ये उपभोक्ता के संतुलन की पहली शर्त है, आवश्यक शर्त है। दूसरी जो शर्त है वह है संतुलन बिंदु पर तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होना चाहिए, जिसका मतलब है कि प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वह घट रही है। और हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके थे कि जब तटस्थता वक्र उन्नतोत्तर होता है उस समय प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है X वस्तु की Y वस्तु के लिए वह घटती हुई होती है। तो विद्यार्थियों, पुनः आपको ध्यान दिला दूं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y क्या है। वस्तु X की वस्तु Y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर Y वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्याग देने को तत्पर रहता है, जिससे कि उसका संतुष्टि स्तर समान रहता है। अर्थात तटस्थता वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर उपभोक्ता जाता है, लेकिन उसका संतोष का स्तर है वह समान बना रहता है। और ये जो कीमतों का अनुपात है यह बजट रेखा का ढाल है, स्लोप है।
तो हम उपभोक्ता संतुलन की इन दोनों शर्तों को चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की इकाइयाँ हैं, ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु की इकाइयाँ हैं और यहाँ पर जो ई बिंदु है, इस ई बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। ई बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल दोनों बराबर हैं। बजट रेखा पर तटस्थ वक्र एक दूसरे के स्पर्श बिंदु है ई, और इस ई बिंदु पर तटस्थ वक्र उन्नतोत्तर भी है, यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है। विद्यार्थियों, अब आप इन दो बिंदुओं को और देखिए, एन और आर। इस एन पॉइंट को भी देख सकते हैं और ये आर बिंदु है। एन बिंदु भी बजट रेखा पर स्थित है, आर बिंदु भी बजट रेखा पर स्थित है, लेकिन ये उपभोक्ता के संतुलन के बिंदु नहीं है, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर एन और आर दोनों पर उपभोक्ता को कम संतोष मिल रहा है ई बिंदु की तुलना में, क्योंकि ये दोनों बिंदु नीचे तटस्थ वक्र पर स्थित हैं। दूसरा विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि जो एन पॉइंट है उस पर आप ध्यान से देखेंगे तो एन पॉइंट पर तटस्थ वक्र का जो ढाल है वह बजट रेखा के ढाल से अधिक है, और आर बिंदु पर बजट रेखा का ढाल अधिक है तटस्थ वक्र की तुलना में, क्योंकि ई बिंदु पर ही दोनों का ढाल, बजट रेखा का ढाल स्लोप और तटस्थ वक्र का ढाल स्लोप दोनों बराबर हैं, इसलिए ई बिंदु ही उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है। और हालांकि उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाना चाहेगा, क्योंकि ऊंचा तटस्थ वक्र उसे अधिक संतोष देता है, लेकिन विद्यार्थियों वह इस तटस्थ वक्र पर नहीं पहुंच सकता, जो थर्ड है उस तटस्थ वक्र पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दी हुई कीमत और आय की दी हुई मात्रा उपभोक्ता को इस तीसरे तटस्थ वक्र पर जाने से रोकती हैं। वह इन बिंदुओं को तीसरे तटस्थ वक्र पर संयोग हैं उनको प्राप्त नहीं कर सकता। विद्यार्थियों, अब हम एक चित्र और लेते हैं जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि यदि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर ना होकर नतोत्तर है, कॉनकेव है, तो संतुलन स्थिर नहीं होगा। आप इस चित्र में देख सकते हैं आर बिंदु पर तटस्थ वक्र और बजट रेखा का जो ढाल है वह समान है, लेकिन विद्यार्थियों आर बिंदु उपभोक्ता के स्थिर संतुलन का बिंदु नहीं है, क्योंकि आर बिंदु पर जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वह बढ़ती हुई है। आर बिंदु से जो अच्छा बिंदु है, बेहतर बिंदु है उपभोक्ता के लिए एस है, क्योंकि एस बिंदु ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित है और उसी बजट लाइन पर स्थित है। तो उपभोक्ता आर बिंदु के बजाय आर बिंदु के बाईं तरफ या दाईं तरफ किसी भी तरफ मूव कर सकता है, जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एस बिंदु दिखाया हुआ है, तो उपभोक्ता आर बिंदु के बजाय एस बिंदु पर जाना चाहेगा, जो कि ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यदि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर ना हो और नतोत्तर हो तो उपभोक्ता का संतुलन स्थिर नहीं होगा। हमने यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तें देख ली हैं, उपभोक्ता संतुलन देख लिया है, तो अब इससे ये स्पष्ट होता है कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की जो दोनों शर्तें हैं वह एक साथ पूरी होनी आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, तटस्थ वक्र विश्लेषण के माध्यम से हमने उपभोक्ता संतुलन को देखा, जो कि सीमांत उपयोगिता, जो कि गणनावाचक दृष्टिकोण है, जिसमें हम सम सीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करते हैं। उससे यह विश्लेषण बेहतर है, क्योंकि इसमें उपयोगिता के
मापनीयता की अवधारणा को भी छोड़ा गया है। और यहाँ पर हमने देखा उपभोक्ता संतुलन में किस प्रकार होगा। मैं समझती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए एम एल झिंगन की उच्च आर्थिक सिद्धांत और एच एल आहूजा की उच्चतर आर्थिक सिद्धांत और डोमिनिक सल्वाटोर की माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी 3rd एडिशन का प्रयोग किया है। हम अगले वीडियो लेक्चर में आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की चर्चा करेंगे तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत। थैंक यू।